कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे मणिपुर के हमारे जुझारू मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी, हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, डॉक्टर मानिक शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी, लंबे समय तक जो सांसद रहे और यहाँ के प्रभारी श्री वैजयंत पांडा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम चुबा राव जी, हमारे दिलीप सैकिया जी, विनोद सोनकर जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जगवाल जी, भारत सरकार में मंत्री रामेश्वर तेली जी, हमारे अध्यक्ष असम के भवेश कलिता जी, राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे मिजोरम के वनान मौका जी, अर्नेस्ट मौर्य जी, ब्यूराम बागे जी, दल बहादुर चौहान जी, ए शारदा देवी जी जो हमारे मणिपुर की अध्यक्षा हैं, हमारे संबित पात्रा जी, मिस्टर किकौन, पवन शर्मा जी, जिष्णुदेव बर्मन जी, वाई पैटन जी, हमारे चौनामेन जी, फणींद्र नाथ शर्मा जी, पी चंद्रशेखर राव जी जो हमारे पूर्व में संगठन मंत्री रहे, अभय गिरी जी, अनंत मिश्रा जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र आए हमारे गुवाहाटी के और आसपास के क्षेत्र के सभी सज्जन वृंद, देवियों और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं और मैं आभारी हूं आयोजकों का, जिन्होंने मुझे इस कार्यालय के उद्घाटन में बुलाकर उन्होंने वो सम्मान मुझे दिया और इस योजना में मुझे जोड़ा है। मैं अपनी ओर से और राष्ट्रीय पार्टी की ओर से असम और नॉर्थ ईस्ट की इकाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मैं विशेष करके धन्यवादी। आज मैं पुण्य भूमि, पवित्र भूमि मां कामाख्या देवी के पुण्य भूमि पर आया। मुझे आते ही वहां नमन करने का, शीश झुकाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे आशीर्वाद लिया कि मां मुझे स्फूर्ति दो, ऊर्जा दो, ताकत दो, सुबुद्धि दो, शक्ति दो, ताकि मैं एक पार्टी के उपकरण के रूप में लोगों की सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूती की ओर मोदी जी के नेतृत्व में ले जाकर के इस देश को परम वैभव पर पहुंचाए। इस बात की तो ऐसी पवित्र भूमि पर जब मुझे आने का मौका मिला है तो मैं विशेष करके मां कामाख्या को नमन करता हूं पुनः और आशीर्वाद और स्फूर्ति और ऊर्जा लेकर के अपने काम में जुटता हूं। मित्रों, जब हम असम की बात करते हैं तो असम और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का विशेष संबंध है, क्योंकि अगर हम गोपीनाथ बोरदोलोई जी को याद करें तो उनको अकेला याद करना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद न करना यह शायद इतिहास के साथ अन्याय होगा, क्योंकि दोनों के ही योगदान से हम कह सकते हैं कि आज असम भारत का अभिन्न अंग है और नॉर्थ ईस्ट अभिन्न अंग है। ये हमको ध्यान रखना। बोरदोलोई जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दोनों ने मिलकर के इकट्ठा इस आवाज को उठाया था और इसलिए असम प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट बहुत हद तक जो इस देश का हिस्सा नहीं रहने वाला था उसको संभाल करके इस देश का अभिन्न अंग बनाया। उसके लिए हम विशेष धन्यवादी हैं। मैं यहां पर जब आया हूं तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भी और असम के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूं और वो बधाई इसलिए देना चाहता हूं
कि नहीं सिर्फ इन्होंने दोबारा सरकार बनाई है, बल्कि उसके बाद होने वाले तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके लिए बधाई। हमारे एनडीए के लोगों ने 77 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से 80 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से 77 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमल खिलाया है भारतीय जनता पार्टी को। उसी तरीके से हमारे 977 वार्ड्स में 807 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी को जीता है। और हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में 60 सीट्स जो थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उसमें से गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 58 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी। इसलिए और जो मजूली का उपचुनाव था वो भी आपने एक तरफा हैंड्स डाउन जीता, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। मैं जब गुवाहाटी में आया हूं और मैं अपने साथी हेमंत बिश्व शर्मा जी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने गुवाहाटी असम में नहीं सिर्फ सरकार बनाई बल्कि लगातार रिकॉर्ड ब्रेक जीत हासिल की है। इसके लिए बधाई। मित्रों, एक बात और समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी स्थायित्व के साथ आगे बढ़ रही है। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में और असम में अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन आज हमें खुशी है कि अब हम सरकार नहीं बना रहे, हम सरकारें बना रहे हैं और बार बार बना रहे हैं। इस बात को समझना। हमने दोबारा असम में सरकार बनाई, हमने दोबारा अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई, हमने दोबारा मणिपुर में सरकार बनाई और अब बारी नागालैंड और त्रिपुरा की है, वहां भी हम सरकार बनाई। इसलिए हम स्थायित्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक कार्यालय का सवाल है, अजय जम्वाल जी बता रहे थे कि 2000 रुपए के किराए के मकान पर उजान बाजार में आपने कार्यालय किया था 1981-82। हम उस समय विद्यार्थी और आज उस कार्यालय का मुझे उद्घाटन करने का मौका मिला। 5 मंजिला इमारत, कार्यकर्ताओं के ठहरने का इंतजाम, साथ में हमारे पूर्णकालिक लोगों के ठहरने का इंतजाम, साथ में लाइब्रेरी, साथ में रेफरेंस सेक्शन, साथ में रिसर्च सेक्शन, साथ में कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हॉल, छोटा हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑल डिजिटली इक्विप्ड। यह भारतीय जनता पार्टी समय के साथ बदलती हुई पार्टी की तस्वीर है, इसको हमको समझना। और इसलिए जब इस कार्यालय को मैं देखता हूं तो मुझे खुशी भी होती है। और मुझे एक समय में बताया गया था कि असम में 5 कार्यालय बने, 18 पर काम चल रहा है और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 18 की बिल्डिंगें बन गई हैं। और अभी मुझे हेमंत जी मिले थे तो उन्होंने कहा था सब जिले में एक कार्यालय भी बनाएंगे और एक गाड़ी देकर के जिले में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। ये जो बदलती तस्वीर है नॉर्थ ईस्ट में भी उसी तरीके से। और मैं बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का भी केंद्र यही उजान बाजार रहा है जहां से कमल खिला है हर प्रदेश के, और उसी को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि कार्यालय के बारे में कुछ आपसे चर्चा करूं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसको हम कार्यालय बोलते हैं, इसको हम ऑफिस नहीं बोलते। हम कार्यालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑफिस जो होता है वो 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय की चहल पहल 5 बजे के बाद ही शुरू होती है, राजनीति का केंद्र। ये कार्यालय 24x7 है, 365 है, 7 डेज है।
कभी बंद नहीं होता है। ड्यूटियां बदल जाती हैं पर कार्यालय निरंतर खुला रहता है। इस कार्यालय की एक खूबी है। और इसीलिए दो बातें मैं कहता हूं, आज के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि इस कार्यालय का सदुपयोग करो, रिसर्च सेक्शन का उपयोग करो, इसके डिजिटल वेबसाइट और बाकी सारी चीजों का उपयोग करो। दुनिया की कोई भी जानकारी हासिल करनी है उसका हासिल करो, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उपयोग करो, इंटरैक्शन करने के लिए उपयोग करो, एक दूसरे से चर्चा करते हुए नए नए तरीके से पार्टी कैसे खड़ी की जा सकती है इस पर चर्चा करो। लेकिन इन पार्टीज के इस कार्यालय के अंदर जो हार्डवेयर आपको ये बिल्डिंग बनाई गई है, जो फैसिलिटी आपको दी गई है, उससे अपना सॉफ्टवेयर इंप्रूव करो, कार्यकर्ता का ताकत को इंप्रूव करो। और इसीलिए मैं कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि इसका सदुपयोग करो। दूसरी बात, कार्यालय नहीं है, ये संस्कार केंद्र है। और मैं जब युवा था और जब मैं फुल टाइमर था तो मुझसे लोग पूछते थे कि ये संगठन क्या है, ये पार्टी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मैं उनको बोलता था कार्यालय आ जाओ। बोले वहां आके क्या होगा? मैंने कहा आ तो जाओ। आते थे बेचारे, अच्छे घरों से थे, जीन की पैंट, टी शर्ट। मैं बोलता था बैठ जाओ। बोले कहां? मैंने कहा दरी पर नीचे। ये जो दरी पर नीचे बैठते थे ना तो दिमाग भी नीचे आ जाता था। फिर मैं बोलता था यहां बैठ करके बैठक करो। बोलो बैठक क्या होती है? मैंने कहा सामूहिक सोच। ये तो हमने पहली बार किया। तो मैंने कहा तो पहली बार ही तो तुम संगठन के काम में जुटे हो, इसके पहले तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यहां आओगे, एक साथ रहोगे, तब जाकर के समझ में आएगा। फिर मैं फुल टाइमर हो गया तो मैं कहता था ये दरी उठाओ, ये बाल्टी लो, पानी भरो, पूरे फर्श को साफ करो। ये क्या काम है? मैंने कहा ये काम है, इसको समझोगे तभी पार्टी समझ में आएगी। पार्टी सिर्फ वैसे नहीं चलती, अपनी चमड़ी और दमड़ी भी देनी पड़ती है। चमड़ी दोगे तब जाकर के 6 महीने बाद वही कार्यकर्ता बोलता था मजा आ गया। क्या मजा आ गया? बोला अब तो हम देखो इनकलाबी हो गए, अब तो हम चल पड़े जिस रास्ते चलना है। तो ये दरी पर बैठना, बैठक करना, उठक बैठक ही उनकी बुद्धि का उठक बैठक कराता है। ये संस्कार केंद्र है, ये कार्यालय, इसको हमको समझना चाहिए। बहुत सी चीजें, एक साथ बैठ के चाय पीना, मोहल्ले की किसी चाय की दुकान पकड़ना, भाई 15 कप चाय ले आओ, चाय लाने वाले छोटा बच्चा हो, हम पूछते थे देखो इसको प्यार से, इस बच्चे से पूछो कहां से आया है, क्या उम्र है इसकी, 12 साल 15 साल, ये तुम्हें चाय पिला रहा है, समझ में आ रहा है तुमको समाज क्या है? तो सामाजिक दर्द को समझाने का तरीका भी था, तो वो भी कार्यालय होता था। इस बात को हमको समझना चाहिए। और तब उनको हमदर्दी जगती थी, हाँ नड्डा जी आप ठीक बोल रहे हो, इन बच्चों की हमको चिंता करनी चाहिए, इनको हमको पढ़ाना चाहिए, इनकी चिंता हमको होली दिवाली में करनी चाहिए। तो जो लोग अमीर घरों से आते थे उनको समाज दिखाने का रास्ता होता था, तो कार्यालय होता था। इस बात को हमको समझना, इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को खड़ा किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कार्यालय संस्कार केंद्र है, उसका उपयोग कीजिए। जितना उपयोग करेंगे और जितना आप कार्यालय में बैठ करके चीजों का अध्ययन करेंगे और साथ मिलकर के चलेंगे, उतना ही आप पार्टी को मजबूत करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सामने देख रहा था, हमारे राजेंद्र गोविंद जी बैठे हुए हैं, हमारे रंजीत कुमार दास जी बैठे हुए हैं, हमारे तासा साहब बैठे हुए हैं, तपन सिक्का साहब बैठे हुए हैं, महावीर स्वामी जी बैठे हुए हैं, हमारे अपने शांति शर्मा जी बैठे हुए हैं, एक पर एक हमारे बराली जी बैठे हुए हैं। बराली जी के साथ मैंने असम के बाजार में संगठन के योजना के तहत जो काम हमको और इनको मिला, हम दोनों ने असम के बाजार में किया है। ये बात का आपको मैं मैं ये नाम क्यों ले रहा हूं?
इन सब नाम ऐसे मैं कितने नाम ले, हरिकृष्णा बराली जी बैठे हैं, हमारे अशोक सिंघल जी बैठे हैं, हमारे प्रदीप जी बैठे हैं, हमारे प्रेमानंद शर्मा जी बैठे हुए, सब लोग बैठे हैं। मैं ये नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सब लोगों ने पार्टी के पदाधिकारी के रूप में पार्टी में पूरी ताकत से अपना जीवन लगाया है और वो आज नीचे बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। किसी अन्य पार्टी में अगर आप निमंत्रण दो तो लोग पूछते हैं मुझे बैठाओगे कहां, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, मेरे दाएं कौन होगा, मेरे बाएं कौन होगा। ये यही पार्टी है जिसमें मंचासीन वो होता है जो आज की जिम्मेवारी निभा रहा होता है और नीचे वो बैठा होता है जिन्होंने जिंदगी दी हुई है और वो आगे फिर से बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। ये सब हमारे तापिरगांव बैठे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश को चमका के रखा है, महामंत्री के रूप में मेरे साथ काम किया। अशोक सिंघल जी हमारे साथ चुनाव में लगे, काम किया, यहां भी किया, अन्य प्रदेशों में भी किया। कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ये स्लोगन लेकर चले, कमल का निशान रहना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार सोचता हूं आज बोलूं कि नहीं बोलूं, तो फिर मुझे लगा कि मुझे बोल देना चाहिए। मित्रों, आप जिस यात्रा में निकले हो ना, इस यात्रा में मेरे विरोधी मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मैं उनको सबको कहता हूं कि अब तुम्हारे से हमारा मुकाबला ही नहीं है, तुम लाभ कर लो, हम आगे निकल ही जाएंगे और निकलते ही रहेंगे, कोई रोक नहीं। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। और तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो हमको राजनीति को समझना होगा और उसकी गहराई को समझना होगा। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बड़ी कांग्रेस थी, सबसे पुरानी कांग्रेस थी, कहां से चली थी, क्यों छोटी होती चली गई, क्यों कमजोर होती चली गई, क्यों सिकुड़ती चली गई? इसलिए सिकुड़ती चली गई क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय एकता के साथ स्थानीय आकांक्षाओं का समावेश नहीं किया। पहली बात, द नेशनल कमिटमेंट, द नेशनल एस्पिरेशंस एंड द रीजनल एस्पिरेशंस दोनों को समावेश नहीं कर पाए, इसलिए उखड़ गए। कांग्रेस केरल से उखड़ गई, उखड़ने लगी है, तमिलनाडु से वर्षों पहले उखड़ गई, कर्नाटक से उखड़ने की स्थिति पर आ गई, तेलंगाना उखड़ गई, आंध्र प्रदेश उखड़ गई। क्यों उखड़ गई? उत्तर प्रदेश उखड़ गई, बिहार उखड़ गई, वेस्ट बंगाल उखड़ गई, पंजाब इस बार उखड़ गई, जम्मू कश्मीर उखड़ गई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन लोगों ने 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल लगाया, वो पार्टी को छोड़ गए। कभी कांग्रेस ने सोचा क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ी उन्होंने पार्टी? क्योंकि उनके ध्यान में आया कि अब ये पार्टी न राष्ट्रीय रह गई, न रीजनल रह गई, ये परिवार की पार्टी बन गई, ये भाई बहन की पार्टी बन गई ये बात। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, देखो अपनी ताकत को पहचानो और दूसरे की कमजोरी को याद रखो। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किससे है? क्योंकि ये भी अगर आप समझेंगे कि पहले सभी राष्ट्रीय दल के नाम पर आते हुए इन लोगों ने रीजनल पार्टी को जन्म दिया। एक समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस रीजनल पार्टी थी जम्मू कश्मीर, एक समय में पीडीपी रीजनल पार्टी थी जम्मू कश्मीर, एक समय में लोकदल रीजनल पार्टी थी हरियाणा में, एक समय में शिरोमणि अकाली दल रीजनल पार्टी थी पंजाब में, एक समय में समाजवादी पार्टी इतने बड़े उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी थी। ये
कांग्रेस ने बिखर करके वेस्ट बंगाल में रीजनल पार्टी थी टीएमसी। ये वाईएसआर की पार्टी रीजनल पार्टी थी जो कांग्रेस से टूट करके आई थी। ये तेलंगाना में तेलंगाना की लड़ाई लड़ते हुए टीआरएस तेलंगाना राज्य समिति और केशव चंद्रशेखर राव का नेतृत्व ये रीजनल पार्टी थी। उड़ीसा में बीजू की पट्टाई की पार्टी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा रीजनल पार्टी थी। लेकिन समय के साथ साथ ये रीजनल पार्टी परिवार की पार्टियां बन गई। परिवार की पार्टियां, आप पीडीपी उठा लो, हमारे महबूबा मुफ्ती की पार्टी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए, फारूक अब्दुल्ला और शेख उमर अब्दुल्ला की पार्टी, सुखबीर बादल की पार्टी, लोकदल की पार्टी चौटाला की पार्टी, समाजवादी पार्टी अखिलेश की पार्टी, मुलायम से छूटे तो अखिलेश, टीएमसी पीसी और भाईको की पार्टी, आरजेडी परिवार की पार्टी, लालू से चले तेजस्वी में फंस गए, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी परिवार की पार्टी, तेलंगाना परिवार की पार्टी, डीएमके स्टालिन परिवार की पार्टी, शिवसेना जो एक विषय लेकर के चली थी परिवार की पार्टी बन गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए स्थायित्व के साथ खड़ी है कि ये परिवार की नहीं, ये वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी पार्टी है। कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये बढ़ेगी क्योंकि ये वैचारिक पृष्ठभूमि पर पार्टी है, परिवारवाद को नकारते हुए चलने वाली पार्टी। बाकी पार्टियों में झगड़ा किस बात का है? कार्यालय का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है। हमारे यहां अजय जम्वाल ने, चंद्रशेखर जी ने, सब लोगों ने अपने इतने नाम लिए, इन सब लोगों ने, पन्नाचार्य जी ने, सोनी जी ने, सब लोगों ने मिलकर के मेहनत करके आज कार्यालय खड़ा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन जहां रहना रहे। अजय निकल गया आगे और कार्यालय को खड़ा करके चला गया। यह है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अजय अजय नहीं, अजय अजय है। हम विचारों से जुड़े हुए पार्टी, हम विचार के लिए लड़ने वाली पार्टी और सबको समावेश करके चलने वाली पार्टी। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे साथ कोई जुड़ा उस कारवा में उसको बराबर का स्थान दे करके उसका पूरा सदुपयोग करके हम आगे बढ़े हैं। ये भी हमारा रिकॉर्ड है, ये भी हमारा। इसलिए हमने बढ़ना ही बढ़ना है। आप दाएं बाएं मत देखो, आप सीधे देखो, अपने मंजिल को हासिल करो, आगे बढ़ चलो, कोई खड़ा नहीं होने वाला। इस बात को आप समझ लेना, ये जान लेना। मेरे से कोई बोलता है तो मैं सबको बोलता हूं, मैं हमारे से मुकाबला करना है तो 40 साल की तपस्या लगा के आ, 40 इयर्स की तपस्या। आपको मालूम है इमरजेंसी लगी 1975 में 1,30,000 लोग जेल के सलाखों के पीछे हुए। लगभग 40-50,000 लोग मीसा में हुए थे और बाकी डिफेंस ऑफ इंडियन रूल में हुए थे। 70,000 लोग हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी में अपने आप को आहूत किया था। परिवार के परिवार 2-2 साल, 22-22 महीने, 24-24 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहे, लेकिन प्रजातंत्र की रक्षा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनसंघ का। इसलिए हमारा मुकाबला करना हो, हम सॉलिड आधार पर विचार। अच्छा, आप एक बात बताइए, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जिन लोगों ने उद्यान बाजार में आकर के इस विचार को रखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट बदल देंगे, कौन सा आधार होगा? और 20 सतीश का क्या लेना देना था उस समय नॉर्थ ईस्ट? पद्माचार्य जी का क्या लेना देना था नॉर्थ ईस्ट से? विचार था जिसके कारण अपनी जवानी लगाने के लिए हम तैयार थे। और ऐसे मस्त मौले हमारे पास एक नहीं, हजारों हैं जो इस तरीके से लगाने वाले हैं, उससे कोई हमारा मुकाबला नहीं। मित्रों, और सिर्फ हम भावनाओं पर बात नहीं करते, हम सच्चाई पर भी कहते हैं। आप बताइए, असम के प्रधानमंत्री रहे आपके यहां कितनी बार असम आए? मैं नाम नहीं लेना चाहता,
लेकिन आपको सौभाग्य मिला 10 साल प्रधानमंत्री देने का। कौन सी सूद ली हुई? और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं, बनते पीछे हैं, बोलते हैं माय पॉलिसी विल बी लुक ईस्ट, और ईस्ट की तरफ हम ध्यान देंगे। और एक बार नहीं 50 बार वो नॉर्थ ईस्ट का चक्कर उन्होंने लगाया और विकास की कहानी क्या नहीं दिया। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, अष्टलक्ष्मी की तरह इस नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने सजाया, देखा, समझा, जाना, सब लोगों को समावेश करने का प्रयास किया, सरकारें बनाई और सरकार बना करके उसको लुक ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाया। और इतना ही नहीं, जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, हजारों करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट में पिछले 7 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से लगे। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप बताइए, एयर कनेक्टिविटी बनाई कि नहीं बनाई? रोड कनेक्टिविटी बनाई कि नहीं बनाई? रेल कनेक्टिविटी बनाई कि नहीं बनाई? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी को दिया कि नहीं दिया? क्यों किसी ने पहले नहीं सोचा था? किसने मना किया? कौन कौन से सेंटर्स हैं जो नहीं बने? और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि विकास की दृष्टि से जो इलाका छूट गया था, कभी आपने सोचा था कि पूर्व के इलाके से कोई राष्ट्रपति बनेगा? कभी आपने सोचा था कि पूर्व के इलाके से ट्राइबल महिला, आजादी के हम अमृत काल मना रहे हैं और हमारे यहां हमारे आदिवासी भाइयों को स्थान देना, उनको मुख्य धारा में लाना, ये काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज आदिवासियों का सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण की रूप है तो वो हमारी आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं, जो भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान। तो इसलिए मैं हर दृष्टि से अगर कहूं, अगर मैं यहां के विकास की दृष्टि से बात करूं, आप बताइए बोडो आंदोलन इतने सालों से चल रहा था कि नहीं चल रहा? लोग राजनीति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आज बोडो अकॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया? यूथ मेन स्ट्रीम में आ गया कि नहीं आ गया? आर्थिक और सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखा गया कि नहीं रखा गया? कार्बी एंगलॉग का जो हमारा एग्रीमेंट था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इलाका इंसर्जेंसी फ्री हो गया कि नहीं हो गया? युवा मुख्य धारा में आ गए कि नहीं आ गए? आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में सारे इलाके को उसमें डिक्रीज किया गया कि नहीं किया गया? आपको आजादी दिलाई गई कि नहीं दिलाई गई? उसकी चिंता की गई कि नहीं की गई? उसी तरीके से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, उसको भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसको भी शांतिप्रिय ढंग से पूरा कर रहे हैं। उसी तरीके से सिक्किम ने अपने आप को 100% ऑर्गेनिक बनाया कि नहीं बनाया? और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने सिक्किम को दुनिया के नक्शे पर खड़ा किया कि नहीं किया? ये विचार, ये सोच, हम यहां पर कोई शाबाशी लेने या देने नहीं आए, हम सच्चाई को आपके सामने रखने आए। और इसलिए आप बताइए, नागा पीस अकॉर्ड 2015 में हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, त्रिपुरा पीस अकॉर्ड 2019 में हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, बोडो एग्रीमेंट पीस अकॉर्ड 2020 में हुआ कि नहीं हुआ? मैं आज त्रिपुरा से आ रहा हूं, ब्रू रियांग 37,000 लोग 23 साल से भटक रहे थे, उनको भी परमानेंट सोल्यूशन दिया तो वो एनडीए की सरकार मोदी जी ने दिया, ये भी हमको ध्यान है। तो इसीलिए अगर हम कहें, अभी हम असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में इस तीनों में हमने ब्रॉड गेज रेल पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? और ये चुनाव के पहले मैंने बोला था मणिपुर में कि रेल पहुंचाएंगे, और उस समय मैंने कहा था कि आप जरा मणिपुर की जनता को कह दीजिए कि हम आपके काम को पूरा करेंगे। मेरे को ये खुशी होती है बोलने के लिए कि पहली रेल 2022 में ब्रॉड गेज जो हमारे माल वाहन भी वहां पर पहुंचा है, वो भी वहां पर पहुंचने का काम हुआ है। बैम्बू मिशन को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अब मैं लंबे समय तक फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा, दिल्ली जाकर के बोलता था यूपीए की सरकार में कि बैम्बू को ग्रास बना दो, इसको पेड़ मत रहने दो। नो नो नो, टच इट नॉट, टच इट नॉट। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने बैम्बू को ग्रास के क्षेत्र में ले लिया। आज बैम्बू मिशन आगे बढ़ रहा है और उसके माध्यम से किसानों को छूट मिली है कि उस बैम्बू मिशन को आगे बढ़ा सके।
ऐसे में कितनी बातें आपको बता सकता हूं जिसके माध्यम से एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन हो रहा है। त्रिपुरा में मैं लैंड किया तो अगरतला की पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग मेरे को दिखी, उसके आगे भव्य टर्मिनल दिखा 450 करोड़ रुपए का, महाराजा वीर विक्रम जी के नाम पर। मैंने कहा ये कब बन गया? बोले 9 महीने पहले बन गया। मैंने कहा हाँ, मैं नहीं आ पाया था कोरोना के कारण, लेकिन ये बन गया है, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। आप समझिए परिवर्तन क्या हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है। मित्रों, हम आपसे एक ही बात कहने के लिए आए कि इस विकास की गति को आगे बढ़ाते चलो, इसके साथ अपने आप को समावेश करो, लोगों को जोड़ो, लोगों तक इन बातों को पहुंचाओ, और सिर्फ गुवाहाटी में नहीं पहुंचाओ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस बात को पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे नॉर्थ ईस्ट का अष्टलक्ष्मी का विकास में लगे हैं। इस बात को भी हमको समझना है। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन मैंने आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि हम विचारनिष्ठ पार्टी है, और विचारनिष्ठ पार्टी में कार्यालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। उस कार्यालय का हम योगदान करेंगे, उसका हम उपयोग करेंगे, उस उपयोग के माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग इस कारवां में जुटे हैं, आगे जुड़े रखिए और लोगों को जोड़िए, ताकि ये विचारधारा की पार्टी देश को आगे ले जाने में अच्छा उपकरण बन सके, और आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को आगे ले जाएं, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में हम नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाएं, असम को आगे ले जाएं, मणिपुर को आगे ले जाएं, त्रिपुरा को आगे ले जाएं, अरुणाचल प्रदेश को आगे ले जाएं, नागालैंड को आगे ले जाएं, और आने वाले समय में मिजोरम भी पीछे न रहे, उसकी भी हम चिंता करें, और मेघालय में भी हम आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।